हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को जो भी मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं या जो कभी कभी देखते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से रिलेटेड होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर से रिलेटेड और थर्ड क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड। मीन्स 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन फिगर मैंने पहले से बना रखा है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। A light ray parallel to the x-axis strike the outer reflecting surface of a sphere at a point 1,1,0। देख सकते हैं आप, एक लाइट रे आ रहा है और 1,1,0 पे एक स्फीयर, रिफ्लेक्टेड स्फीयर से टकरा रहा है। मतलब एक मिरर समझ लीजिए, जो स्फेरिकल मिरर है, कुछ ऐसा है जिससे टकरा रहा है। ओके, इट्स सेंटर इज एट 0,0,-1। राइट द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो समझिए कि जब लाइट रे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और लाइट रे निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा था, जाके टकराता है इस पॉइंट से। देख सकते हैं यहाँ से लाइट आके इससे टकरा रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपको नॉर्मल का यूनिट वेक्टर लिखना है। तो नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर लिखने का जो तरीका है, यदि आप समझे, यदि ये ऑरिजिन 0,0,0 पे होता, अभी कहाँ पे 0,0,-1 पे है, ठीक है ना, स्फीयर से, स्फीयर का जो सेंटर है एक तरीके से, तो यदि ये 0,0,0 पे होता है इस स्फीयर का सेंटर, ठीक है, और लाइट रे इस पॉइंट पे टकरा रहा होता जिसका कि x, y, 0 होता। मतलब लाइट x, y, 0 पे टकरा रहा है और इस स्फेरिकल मिरर का ऑरिजिन कहाँ पे है, 0,0, सेंटर कहाँ पे, 0,0,0 पे है। तो इस केस में जो आप यूनिट वेक्टर लिखते, ये जो यूनिट वेक्टर होता, इसका डायरेक्शन हो जाता xi कैप प्लस yj कैप, ठीक। लेकिन ये 0,0,0 पर नहीं है, -1 पर है। तो यदि ये 0,0, z पे होता ऑरिजिन, तो इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल के अलोंग क्या लिखते, तो नॉर्मल के अलोंग अब यूनिट वेक्टर हो जाता। आप समझ सकते हैं कि z एक्सिस, ये स्फीयर आगे की तरफ पॉजिटिव z एक्सिस में चला गया, तो जब सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा उस पॉइंट पे, तो वो -z की तरफ जाएगा। अब सोच के देखिए, जैसे ये स्फीयर है, ये पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया सेंटर इसका, तो उस पॉइंट पर जो आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो -z एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जब इसका और सेंटर कहाँ पे 0,0, z पर है, तब जो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि n डैश कर दें, ईटा डैश कर दें, तो ये हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप माइनस zk कैप। ये हो जाता यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस केस में यदि आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, ये ऑरिजिन है इस स्फीयर का, ये -1 z एक्सिस की तरफ गया हुआ है, तो इस पॉइंट पे यदि आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो इसका नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर होगा, एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर है नहीं, आपको यूनिट वेक्टर लिखने के लिए आपको डिवाइड करना होगा x² प्लस y² यहाँ पे, और इसके लिए करना होगा x² प्लस y² प्लस z² से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल का यूनिट वेक्टर बना, ये यूनिट वेक्टर था, ये वेक्टर था अलोंग नॉर्मल, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर यदि आप नॉर्मल का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। नॉर्मल का सबसे पहले वेक्टर यदि आप देखें, वेक्टर यदि आप कैलकुलेट करें तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, -1 पे है ना, तो i, j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z की जगह पे -1 पुट कीजिएगा तो i, j, प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हो गया नॉर्मल के लॉन्ग। इसका यदि आप यूनिट वेक्टर लिख दें
तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। ये हो गया नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ओके, और इंसिडेंट लाइट किस तरफ था भाई, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, तो इंसिडेंट लाइट का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप। ये इंसिडेंट लाइट का यूनिट वेक्टर बन गया, ये नॉर्मल का यूनिट वेक्टर बन गया। यदि ये दोनों पता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये है यूनिट वेक्टर का कैलकुलेट करने का तरीका है आई कैप माइनस 2 इंटू इंसिडेंट लाइट का यूनिट वेक्टर इंटू नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इंटू नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है ना, ये तरीका है। दिस इज द वे टू फाइंड unit vector along reflected light, and we already calculate the unit vector along incident light and unit vector along normal। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट करके मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का यही मेथड है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया आई कैप का वैल्यू कितना था, माइनस आई कैप, ठीक है, -2 इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल का क्या था यूनिट वेक्टर, आई प्लस जे प्लस के बाई √3, यही था ना। अब इसका यदि आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो आई से आई का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, आई से जे का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, और आई से के का डॉट प्रोडक्ट भी 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√3, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद फिर नॉर्मल, तो नॉर्मल का कितना आ जाएगा, नॉर्मल के लॉन्ग यदि आप लिखें तो नॉर्मल के लॉन्ग यदि आप लिखिएगा तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3, कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे एक माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जब इंसिडेंट लाइट जो था, इंसिडेंट लाइट माइनस आई कैप था, है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, -1/√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -i, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 आई प्लस जे प्लस के, ओके। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो -3 + 2, तो ये आ जाएगा -i प्लस 2j प्लस k/3। दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड लाइट, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलॉन्ग XZ plane and a point P is placed at 0, A. The mirror rotates about Z axis with constant angular velocity omega. Find position and velocity of image as a function of time. देखिए एक मिरर है, ये मिरर है, ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x y एक्सिस पे रखा हुआ, x z एक्सिस पे ये मिरर रखा हुआ होगा, और y एक्सिस पे a डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पे, ओके, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और मिरर जो है वो z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मीन्स इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा किसी t टाइम पे, मान लेते हैं ये थीटा एंगल रोटेट कर गया। तो इसका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन और वेलोसिटी, इमेज का पोजीशन और वेलोसिटी बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए जब ऐसे हो गया तो इमेज क्या बनता है, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन पे बनता है ना, मतलब इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, ओके। तो ये a है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, मतलब ये डिस्टेंस a है, तो ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा a cos थीटा।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा ए कॉस थीटा। ओके, तो यदि आप यहाँ से इस लाइन को मिला दें तो इसका ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स कंपोनेंट यही हो गया ना, और वाई कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट बस ये हुआ, वाई कंपोनेंट ये हुआ, इतना छोटा सा ये वाई होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑरिजिन है, ये ए हो गया और यहाँ से ऑरिजिन से ये वाई डिस्टेंस नीचे बनाया हुआ है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। तो यदि आप इसका एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका ये जो लेंथ है ये हो गया 2a cos थीटा, हो गया ना। ओके, और ये y है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये a है। तो y का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? अब इसका कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ x जो है x कितने के बराबर आएगा? 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? a साइन 2 थीटा के बराबर। x का वैल्यू आ गया कितने के बराबर? a साइन 2 थीटा के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, y का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? यदि y आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आएगा? इसका y कंपोनेंट यदि 2a cos थीटा का y कंपोनेंट लीजिएगा तो कितने के बराबर आएगा? y इक्वल टू आएगा 2a cos थीटा का ये कंपोनेंट 2a cos स्क्वायर थीटा, 2a cos स्क्वायर थीटा माइनस a, 2a cos स्क्वायर थीटा माइनस a, ये y आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2a cos स्क्वायर थीटा, इसमें से a घटा दिया हमने तो y निकल गया 2a cos स्क्वायर थीटा माइनस a। तो y का जो वैल्यू है ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y जो आएगा ये आ गया a cos 2 थीटा, ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आ गया। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसके इमेज का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये कितने के बराबर आ जाएगा? a कॉमन कर लेते हैं, साइन 2 थीटा आई कैप प्लस कॉस 2 थीटा जे कैप, प्लस में नहीं होगा ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है y का नेगेटिव पोजीशन है ना, तो ये माइनस कॉस 2 थीटा जे कैप होगा। ठीक है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा था t टाइम में, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थीटा का वैल्यू ओमेगा t आप लिख सकते हैं। मतलब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितने के बराबर आ जाएगा? a साइन 2 ओमेगा t आई कैप माइनस कॉस 2 ओमेगा t जे कैप, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको यदि आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितने के बराबर आ जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2a ओमेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 ओमेगा t आई कैप, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन 2 ओमेगा t जे कैप। तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया पोजीशन वेक्टर, दोनों कैलकुलेट हो चुका है। ये दोनों इमेज का पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 2 लार्ज प्लेन मिरर OM एंड ON आर अरेंज्ड एज शोन, फिगर दिख रहा होगा आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द लार्ज स्क्रीन SS डैश in which 2 images of the object placed at P can be seen। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर हो गया, एक ये प्लेन मिरर हो गया। ये बहुत ही बड़ा है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा एक तरीके से, और इसके एंगल बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट है P जो कि रखा गया है। यहाँ पे एक स्क्रीन है जो कि S' है। ओके, और इस पॉइंट से जो इस स्क्रीन की दूरी है ये 5 मीटर दे रखे हैं। कितना डिस्टेंस दे रखे हैं? 5 मीटर। ये जो पॉइंट है
इससे इस स्क्रीन की दूरी कितना दे रखे हैं 5 मीटर। ठीक है, तो बताना है इस स्क्रीन में कितना लेंथ, इस स्क्रीन का कितना लेंथ ऐसा होगा, मान लेते हैं L लेंथ ऐसा होगा जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का 2 इमेज दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट का दोनों इमेज जहाँ से देखा जा सके। ठीक है, तो इस मिरर में जो इमेज बनेगा इसका, ये कुछ यहाँ पे बनेगा, आप समझ सकते हैं। इस मिरर में जो इमेज बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ 5 मीटर, ये आप नोट कर लें। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसका इमेज कहीं पे बनेगा। अब एक बात समझिए, एक पॉइंट समझिए, जैसे मिरर जब ऐसे है, ये मिरर है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, यदि इसको थीटा एंगल से मोड़ दिया जाए, यदि इसको कितना एंगल से मोड़ दिया जाए, थीटा एंगल से मोड़ दिया जाए, तो लाइट रे इंसिडेंट तो ऐसे होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट कितने एंगल से हो जाएगा, 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट 2 थीटा एंगल से। ये इंसिडेंट हुआ, मिरर को आप थीटा मोड़िएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने मिरर कुछ ऐसा था, मिरर को थीटा एंगल से मोड़ा, रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा एंगल से मुड़ गया। ओके, तो मिरर को आपने कितने एंगल से मोड़ा था, मिरर को आपने मोड़ा था, ये एंगल दे रखे हैं 71.5 डिग्री, ये 71.5 डिग्री है, मतलब ये कितने के बराबर हो गया, 18.5 डिग्री के बराबर हो गया। ये जो एंगल है ये 18.5 डिग्री हो गया, है ना। मतलब लाइट रे कितना एंगल से मुड़ जाएगा, जब मिरर स्ट्रेट होता, मिरर जब स्ट्रेट होता तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहीं पे इंसिडेंट होता, लेकिन मिरर कितने से मुड़ गया, 18.5 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इसका 37 डिग्री से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो 37 डिग्री से लाइट को मोड़ दीजिए, यहाँ पे कहीं पे लाइट इंसिडेंट किया। ठीक है, इसी तरीके से जब लाइट रे इस मिरर पे टकराएगा तो फिर से ये इस तरफ मुड़ जाएगा 37 डिग्री से, मतलब ये 37 डिग्री हो गया, ये 37 डिग्री हो गया, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है L, यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें ये डिस्टेंस आपको 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो ये कितने के बराबर आ गया, ये तो tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री कितने के बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p/5 कुछ ऐसा आएगा। तो p का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, tan 37 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 3/4, तो ये आ गया 15/4 मीटर। ठीक है, तो L इक्वल्स टू क्या होगा, 2p, मतलब 30/4, 15/2, 17.5 मीटर, 7.5 मीटर। इतने लेंथ में इस ऑब्जेक्ट के दोनों इमेज को देखा जा सकता है। ओके, इतने रेंज में इस ऑब्जेक्ट के दोनों इमेज को देखा जा सकता है, कुछ ऐसा हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।